हिंदी हॉरर स्टोरीज। मैं आज भी यकीन नहीं कर पाती कि जो हुआ वो किसी इंसान के साथ हो सकता है। मैं खुद को समझाती रहती हूँ कि शायद मैंने ही ज्यादा सोचा, पर जब भी रात को कमरे में अंधेरा होता है, एक हल्की सी सांस मेरे कान के बिल्कुल पास महसूस होती है, जैसे कोई अब भी यहीं है। शायद ये कहानी सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ ताकि मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, अगर हो सके तो। मैं दिल्ली में पीजी में रहती थी, एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर, जहां एक तरफ लंबा संकरा कॉरिडोर और उसके आखिर में मेरा कमरा था। कमरे का नंबर था 327 और कहते हैं कि उस फ्लोर पर पहले कोई रहता ही नहीं था, क्योंकि एक हादसा हुआ था। लेकिन मकान मालिक ने सबको ये कहकर चुप करा दिया था कि बस झूठी अफवाहें हैं। पहली रात ही अजीब थी। जब मैं सामान रख रही थी, कमरे के पीछे वाली दीवार पर हल्की सी ठक ठक सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई पाइप होगा, पर जब उस आवाज के ठीक बाद एक धीमी सी हंसी सुनाई दी उसी दीवार के दूसरी तरफ से, तो मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। मैंने हिम्मत करके दीवार पर अपने नाखून टिकाए और दूसरी तरफ से जैसे किसी ने भी अपनी उंगलियां फेरा। मेरी उंगली जहां थी वहीं से मैंने तुरंत हाथ हटा लिया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागी। पर कॉरिडोर में कोई नहीं था, सिर्फ दूर, बहुत दूर सीढ़ियों के पास लगी पुरानी ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। मैंने ये बात किसी से नहीं कही, सोचकर कि शायद मैं थकी हुई हूं। लेकिन अगली रात मैं सोने ही लगी थी कि कमरे की हवा अचानक ठंडी होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने एसी पूरी स्पीड पर चला दिया हो, जबकि कमरे में एसी था ही नहीं। मेरी सांसें धुंध की तरह दिखने लगी। मैंने रजाई ओढ़ ली, पर ठंड कम नहीं हुई। तभी मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास फर्श पर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई अपनी हथेली को जमीन पर दबाकर आगे बढ़ रहा हो, धीरे धीरे मेरी तरफ। मैं जम गई। रजाई के अंदर से मैंने पैर खींच लिए। सरसराहट रुक गई, फिर शुरू हुई, और फिर मेरे बिस्तर के नीचे अंधेरे में से एक धीमी आवाज आई, ये कमरा गलती से नहीं मिला तुम्हें? मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। बिस्तर का गद्दा धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसने लगा, जैसे कोई उसके नीचे से उसे ऊपर उठाकर चढ़ रहा हो। मैं रजाई में दुबकी, कांपती रही। कुछ पलों बाद वो वजन हल्का हुआ और सरसराहट वापस फर्श पर उतरती हुई दूर जाने लगी। सुबह 4 बजे के आसपास मैं हिम्मत करके बिस्तर से उतरी। फर्श पर धूल में उंगलियों के निशान बने हुए थे। 4 नहीं, 5 नहीं, जैसे किसी ने पूरे हाथ को उल्टा जमीन पर रखकर चला हो। मैंने पीजी छोड़ने का सोच लिया, पर नौकरी नहीं थी और पैसे कम। सिर्फ डर की वजह से नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने कमरे के बाहर सीढ़ियों के पास बैठने वाली आंटी से बात की। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें पहले से अंदाजा था कि मैं क्यों आई हूं। धीमे से बोली, 327, ये कमरा नहीं देना चाहिए था। पहले भी वहां जो हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ था? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस नीचे देखने लगी। उसी रात कुछ और हुआ, ऐसा कुछ जिसे मैं आज भी सोचकर ठंडा पड़ जाती हूँ। करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था, जबकि मैंने साफ याद है कि मैंने उसे बंद किया था। बाहर कॉरिडोर बिल्कुल शांत था, पर इतनी गहरी खामोशी कि लगता था जैसे हवा भी रुक गई हो। फिर अचानक कॉरिडोर की ट्यूबलाइट खुद ब खुद चालू हुई। एक झिलमिलाहट, दूसरी झिलमिलाहट, और फिर पूरी रोशनी। कॉरिडोर में कोई नहीं था, सिवाय एक चीज के। फर्श पर एक लंबी लकीर, जैसे किसी को घसीटा गया हो। लकीर मेरे कमरे की तरफ आ रही थी और मैं पानी की बोतल पकड़े वहीं खड़ी रह गई, छिटकी हुई। लकीर मेरे कमरे तक आकर रुकी नहीं थी,
वो अंदर जाती थी, मेरे पैरों के बिल्कुल पास। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरे में अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन की, रोशनी जमीन की तरफ घुमाई और वो लकीर मेरे बिस्तर के नीचे जाकर गायब हो गई थी। मैंने सांस रोककर टॉर्च नीचे की तरफ झुकाई और उसी पल बिस्तर ने हल्का सा दिया। मैं पीछे हट गई, बत्ती जलाई। बिस्तर खाली था। किसी की आहट, आवाज कुछ नहीं, पर एक गंध थी, भीगी मिट्टी जैसी, कच्ची, सीली, बिल्कुल वैसी जैसे बारिश के बाद जमीन में से आती है। पर कमरे में ऐसी कहां से? मैंने उस रात सोने की कोशिश ही नहीं की। सुबह होते ही पीजी छोड़ दिया, पर डर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ वो मैं चाहकर भी भूल नहीं पाई। नई जगह शिफ्ट हो गई थी। पहला दिन था। शाम को मैंने खिड़की खोली ताकि कमरा थोड़ा हवा खा ले। तभी हवाओं में एक बेहद हल्की सी, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज आई, कमरा अभी भी तुम्हारा है। मैं ठिठक गई। आवाज नजदीक आती लगी। 3:27 अभी भी बंद नहीं हुआ। मैंने खिड़की तुरंत बंद कर दी। अगले दिन ऑफिस जाते समय रास्ते में मेरी नजर अचानक एक दीवार पर लिखी बिखरी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट पर पड़ी। मैंने सोचा शायद संयोग होगा, पर उसी रात जब मैं सोने लगी, दीवार के पीछे से फिर वही सरसराहट शुरू हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीजी में। और आखिर में वो फुसफुसाहट। कमरा बदला है, मैं नहीं। अब मैं जहां भी जाती हूं, मेरे कमरे की दीवारें रात को हल्की हल्की थरथराती हैं। हवा कभी ठंडी हो जाती है, कभी भारी, और जब रात गहरा जाती है, मुझे हमेशा हमेशा बिस्तर के नीचे फर्श पर वही धीमी सरसराहट सुनाई देती है। कभी कभी वो मेरी सांसों के साथ मेल खाती है, कभी कभी उससे आगे निकल जाती है। और सबसे डरावना ये है, अब आवाज सिर्फ रात को नहीं आती, कभी कभी दोपहर को भी, जब कमरे में पूरा उजाला होता है, तब भी कोई मेरे कान के पास आकर बहुत धीरे से फुसफुसाता है, 3:27 अभी भी खाली है, वापस आओ। और मैं जानती हूं वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि जो मैंने देखा था वो किसी इंसान का काम था या किसी ऐसी चीज का जिसके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। पर जो हुआ वो सच था, क्योंकि आज भी जब मैं दर्पण के सामने खड़ी होती हूं, मुझे अपना ही चेहरा पूरा दिखाई नहीं देता, जैसे उसका थोड़ा हिस्सा कहीं और अटक गया है उसी रात में। ये घटना तब की है जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। एक 10 मंजिला इमारत जो बाहर से नई लगती थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही अजीब सी नमी और खामोशी महसूस होती थी। मेरा फ्लैट 7वें माले पर था। हॉल बड़ा नहीं था, पर बेडरूम के सामने एक लंबा शीशा लगा था जो दीवार में धंसा हुआ लगता था, जैसे कभी बड़ी अलमारी रही हो और अब सिर्फ उसका शीशा बचा हो। पहली शाम मैंने उस शीशे में खुद को देखा। सब ठीक था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, मगर सब सामान्य। फिर रात 12 बजे के करीब मैं पानी भरने उठी। कमरा अंधेरा था, पर खिड़की से आती हल्की रोशनी बस इतना दिखा रही थी कि फर्श खाली है। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे से गुजरा है, बहुत धीरे, हवा की तरह। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर जब मैंने अनजाने में शीशे की तरफ देखा, मेरी सांस अटक गई। मेरी परछाई खड़ी थी, पर मेरी जैसी नहीं। उसकी थोड़ी थोड़ी तिरछी थी, कंधा थोड़ा ऊपर उठा हुआ, और उसकी सांस मेरी सांसों के साथ मेल नहीं खा रही थी। मैं तेजी से सांस ले रही थी, पर वो स्थिर थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो सांस ही नहीं ले रही। मैंने झट से लाइट ऑन की। शीशे में सब सामान्य। मैं सोचती रही, शायद डर का वहम हो,
लेकिन अगले 3 दिनों में उसी परछाई ने मुझे ये समझा दिया कि वो वहम नहीं था। दूसरी रात मैं सोने ही लगी थी कि अचानक शीशे से एक हल्की ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने उंगली से उसे छुआ हो। मैंने सोचा शायद दीवार के पीछे कोई होगा, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई और इस बार मैं देख पाई। शीशे की अंदरूनी तरफ से एक उंगली का निशान उभरता हुआ दिखा। मैंने घबराकर आंखें बंद की। जब खोली, निशान गायब। तीसरी रात मैं सोफे पर सोने की कोशिश कर रही थी। आधी रात को आंख खुली तो लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे हॉल की तरफ रोशनी घुमाई। कुछ नहीं था। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ी और मैं वहीं जर हो गई। मेरी परछाई शीशे में थी, लेकिन मैं बैठी हुई थी और वो खड़ी हुई। वही तिरछी ठोड़ी, वही असमान कंधे और उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ नहीं, बल्कि थोड़ी बगल में मेरे पास खड़े किसी अदृश्य आदमी की तरफ देख रही थी। मैंने रोशनी हटाई, फिर वापस शीशे पर डाली। इस बार वो सामान्य परछाई थी। मैंने अगले दिन मकान मालिक से पूछा, इस अपार्टमेंट में पहले कौन रहता था? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कहानी है कि यहाँ पहले एक महिला रहती थी। उसे शीशों से नफरत थी। हर शीशा ढक कर रखती थी। आखिरी हफ्तों में वो रुक गए। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? उन्होंने धीमे से कहा, कहते हैं उसने अपने ही अक्स से बात करना शुरू कर दिया था। उस रात मैं पूरी तरह जागती रही। सुबह आई तो आंखें भारी थी, पर कमरा ठीक था। मैं सोच रही थी कि शायद अब कुछ नहीं होगा, पर जब मैंने चेहरा धोकर ऊपर देखा, शीशे में मेरी परछाई का आधा चेहरा गायब था। बाएं तरफ सिर्फ धुंधलापन, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। मैं घबराकर पीछे हट गई। पीछे कुछ नहीं था। दाएं तरफ देखा, सामान्य। बाएं तरफ देखा, कुछ नहीं, सिर्फ हल्का सा धुंधला धब्बा। और तभी उसी धुंधले हिस्से के बिल्कुल बीच से एक हल्की सी आवाज आई, तुम ठीक से नहीं देख रही, मैं यहीं हूं। मैं चीख भी नहीं पाई। अब 3 हफ्ते हो गए हैं। मैं दूसरे घर में रहती हूँ। शीशे बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, पर कभी कभी, तब भी जब मैं गाड़ी की खिड़की में अपना चेहरा देखते हुए मेकअप ठीक करती हूँ, बाएं हिस्से में एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। वो मेरी नहीं होती, और कभी कभी वो मुस्कान मेरी हर हरकत से 2 सेकंड पहले नजर आती है, जैसे कोई मुझे 2 पल पहले देख चुका हो। मैंने हमेशा सोचा था कि डर वही होता है जो अचानक सामने आ जाए, तेज, झटके से, बिना तैयारी के। पर असली डर वो होता है जो धीरे धीरे आपकी दुनिया में घुलता है। इतना धीरे कि जब तक आपको एहसास हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं उस समय एक बिल्कुल शांत कॉलोनी में रहती थी, पेड़ों से घिरी हुई। हर रात कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर दूर से आती थी। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था और खिड़की के बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ झुका हुआ था, जिसकी शाखाएं कभी-कभी शीशे पर हौले से छूती थीं। शुरुआत में मुझे ये सब बहुत सुकून देता था। लगता था जैसे शहर के शोर से दूर कोई सुरक्षित जगह मिल गई है। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि रात के समय कमरे की हवा बदल जाती है। कोई तेज आवाज नहीं, बस हवा थोड़ी भारी हो जाती थी, उतनी कि सांस लेते समय हल्का बोझ महसूस हो। पहले मैंने सोचा मौसम की वजह से होगा, पर हर बार एकदम रात के 2:30 बजे, जैसे अलार्म की तरह। फिर एक रात मेरी नींद अचानक खुली। कमरे में हल्की सी मिट्टी और गीली लकड़ी की गंध थी। मैं उठकर खिड़की के पास गई। सोचा शायद बाहर बारिश हुई हो, लेकिन बाहर आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं। पेड़ स्थिर था, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। गंध कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने बत्ती जलाई। कमरा सामान्य, पर एक बात अजीब लगी।
मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे जमीन पर हल्का सा धूल का निशान था, जैसे किसी ने अपने पैर घसीटे हों। मैंने सोचा शायद शाम की हवा से आया होगा, पर दरवाजा तो पूरे समय बंद था। अगली कुछ रातें भी इसी तरह गुजर गईं। भारी हवा, वही गंध, वही सूखी मिट्टी की हल्की परत, और हर बार 2:30 बजे। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मिट्टी की गंध सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि खास तौर पर बिस्तर के पैरों वाली तरफ ज्यादा महसूस होती थी। एक रात मैंने झुक कर देखा। फर्श बिल्कुल साफ था, पर एक छोटा सा धब्बा था, पेड़ की जड़ जैसा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज कुछ देर वहां खड़ी रही हो। मैंने सफाई कर दी। सोचा शायद पुराने मकान में ऐसा होता होगा, पर गंध लौट आती थी हर रात ठीक 2:30 बजे। एक रात मैंने तय किया कि मैं इस बार जागती रहूंगी। बत्ती बंद, खिड़की की तरफ से आती हल्की चांदनी और कमरे में बिल्कुल सन्नाटा। मैं घड़ी पर नजर रखती रही। जैसे ही सुइयां 2:30 पर पहुंची, हवा में वही भारीपन फैल गया, धीरे धीरे, लगभग महसूस न होने जैसा। और फिर फर्श पर बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई उंगलियों के पोरों से जमीन छू रहा हो। मैं बिल्कुल स्थिर हो गई। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी लंबी, जैसे किसी ने हाथ टिकाकर खुद को थोड़ा आगे खिसकाया हो। मैंने सांस रोक ली। आवाज बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। कदमों की आवाज नहीं, बल्कि वजन का अपने आप खिसकना, जैसे कोई रेंगते हुए मगर बहुत शांत तरीके से आ रहा हो। मेरी आंखें अंधेरे में समा चुकी थी। मैंने देखा, बिस्तर के सामने की जमीन पर एक छोटा सा काला साया हिलता हुआ दिखा, बहुत धीमी गति से, ऐसा जैसे कोई जमीन से चिपका हुआ हो। मैंने घबराकर लाइट ऑन की और सब गायब। पर मिट्टी की गंध और भी तेज हो गई। उस रात मैं नहीं सो पाई। अगले दिन मैंने सोचा कि मकान ही बदल दूंगी, पर शाम तक मैंने खुद को समझा लिया कि शायद मैं ही तनाव में हूं। पर उसी रात जब मैं सोने लगी, कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि ये सब मेरा वहम नहीं था। 2:30 बजे के करीब कमरे में हवा ठंडी हो गई। अचानक नहीं, बस धीरे धीरे, उतनी कि रजाई के अंदर भी हल्की ठंड महसूस हो। गंध फिर से आ गई। फर्श पर वही हल्की आवाज, पर इस बार आवाज बिस्तर के बिल्कुल पास आकर रुक गई। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर बिस्तर का निचला हिस्सा बहुत हल्का सा धसा, इतना कि किसी और को शायद महसूस भी ना हो। पर मैं जानती थी, वहां कोई है जो चलकर नहीं आता, जो बोलकर नहीं बुलाता, जो बस खामोशी में घुसता है। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। शरीर सिकुड़ गया, सांसें बहुत धीमी। कुछ सेकंड बीते, फिर मुझे लगा जैसे कोई बहुत करीब झुककर मेरे पैरों के पास खड़ा है, या बैठा है, या शायद जमीन से ऊपर उठ रहा है। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आंखें खोलूं। अचानक रजाई के बाहर से एक बेहद धीमी सांस सुनाई दी, इतनी धीमी कि अगर कमरा थोड़ा भी शोर वाला होता तो मैं उसे कभी सुन नहीं पाती। वो सांस मेरी तरफ नहीं, बल्कि जमीन पर थी, ऐसी जैसे कोई बहुत पुरानी सूखी फेफड़ों वाली चीज पहली बार सांस ले रही हो। फिर सब शांत। सुबह होने तक मैं हिली भी नहीं। अब महीनों हो गए हैं, मैं यहां से शिफ्ट हो चुकी हूं। नई बिल्डिंग, नया कमरा, कोई नीम का पेड़ नहीं, कोई मिट्टी की गंध नहीं। सिर्फ एक चीज वही है, 2:30 बजे मैं जाग जाती हूं। कमरा चाहे जहां हो, कोई खिड़की हो या ना हो, वहीं वही भारी हवा फैलती है, पहले हल्की, फिर थोड़ी और मेरी सांसें धीमी हो जाती हैं। और कभी कभी मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ बिल्कुल उतनी ही धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जगह ढूंढ रहा हो। धीरे धीरे, धैर्य के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के,
जैसे उसे यकीन हो कि एक दिन मैं फिर वही कमरा चुन लूंगी जहां उसने मुझे ढूंढा था।